जी। अ, सबका स्वागत है सभी हमारे साथियों का। मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा आज अपने कार्यक्रम शब्दों के अनुभवी व्यक्तित्व में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ साहित्यकार, नृत्यांगना, गायिका, संगीतकार और वरिष्ठ नृत्य प्रशिक्षिका आदरणीय सरला शर्मा जी। मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय नमस्कार। जी, आपका नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम में शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व और आप तो शब्दों के साथ-साथ नृत्य और वादन कई विधाओं में पारंगत हैं, प्रशिक्षिका हैं, तो शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व में ज़रूर हैं, लेकिन शब्दों के साथ-साथ आपकी और भी विधाओं की चर्चा करेंगे। तो आज वार्ता करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर दें, तो इससे हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो सके। स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ और आपको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं कम से कम अपनी बात लेकर के सबके सामने उपस्थित हूँ यहाँ पर। और आइए सरस्वती वंदना से प्रारंभ करते हैं। मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। हे वरद हस्त वीणा पाणी, हे वरद हस्त वीणा पाणी, हे वाग्देवी भाषावाणी, हे श्वेताश्री, हे ब्रह्माणी, कल्याण करो हे कल्याणी, हे वरद हस्त वीणा पाणी। तुमने सप्तक की रचना कर जग को जीवन का राग दिया, कुछ तीव्र स्वरों की अभिव्यक्ति, कुछ कोमल का अनुराग दिया, सरगम दे गीतों छंदों को तूने भावों का प्रयाग दिया। हे स्वर श्रुतियों की विज्ञानी, हे स्वर श्रुतियों की विज्ञानी, हे कंठ कोकिला स्वरदानी, हे श्वेताश्री, हे ब्रह्मानी, कल्याण करो हे कल्याणी, हे वरद हस्त वीणा पाणी, हे वरद हस्त वीणा पाणी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। बहुत अच्छा। माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात से माँ सरस्वती विराजमान हो गई हैं और अब हम वार्ता और कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा माँ शारदे का मंतव्य है। तो हम वार्ता प्रारंभ करते हैं। आप सहज महसूस कर रही हैं तो हम वार्ता प्रारंभ करें। जी। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, क्योंकि जितने भी साहित्यकार हैं और नृत्यांगना हो, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविताएं पढ़ चुकी हैं और अ, हर एक में नृत्यांग में तो आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि सिर्फ एक चीज होती है कि सरला शर्मा जी कौन है, कि सरला शर्मा जी एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं और वो लखनऊ से हैं। उससे अधिक उससे अधिक जानने का प्रयास हो नहीं पाता है व्यक्ति को। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और बताएं, उसके पश्चात माता पिताजी परिवार के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, मेरा जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ है और मैं यहीं पली-बढ़ी हूँ। मेरी शिक्षा, दीक्षा, शादी, विवाह, नौकरी-चाकरी सब लखनऊ में ही है। तो लखनऊ ही मेरी कर्मस्थली है, जन्मस्थली है। और मेरी माँ जो है वो घर में ही रहती थी, लेकिन उनको लोक संगीत का बड़ा ही नॉलेज था। मेरे पिताजी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, आईटीआई में। उसके अलावा वो बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो मुझे ये जो संगीत और साहित्य और बहुत ही वो रामायण और जितने भी ग्रंथ हैं, उनके बड़े वो ज्ञाता थे, साहित्यिक व्यक्ति थे वो। तो जो कुछ भी मेरे पास आज है, संगीत में हो चाहे और चाहे जो ज्ञान हो,
वो सब हमने अपने माता-पिता से ही प्राप्त किया है, खास तौर से पिताजी का इसमें बहुत हाथ रहा है और संस्कार माता ने दिए तो बाकी जो है व्यवहार पिताजी ने दिया, ये कह सकती हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे कार्यक्रम में अभी इस समय लाइव कार्यक्रम में विपिन शर्मा पत्रकार जी, हमारे भाई और आपके भी भाई, एक बहुत अच्छे संयोजक और बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको चरण स्पर्श कह रहे हैं। मानव सिंह राणा जी, स्वागतम। डॉक्टर सरला शर्मा दीदी और डॉक्टर अमृत वर्मा भी आपको उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत-बहुत आभार सभी का। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षा आपकी जब लखनऊ में हुई तो कौन से विद्यालय में हुई और उस समय का कोई संस्मरण हमें आपसे सुनाएं। वो शायद बचपन में सबसे पहले नृत्य शुरू हुआ या गायन हुआ या वादन हुआ, तो कुछ न कुछ प्राथमिक शिक्षा के समय के कुछ संस्मरण बताएं। देखिए, लखनऊ में मैं सबसे पहले तो विपिन भैया और मानव सिंह राणा और जो एक और हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को नमस्कार कहती हूँ। और मैं लखनऊ में मेरी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई है केकेजी गर्ल्स इंटर कॉलेज में यहाँ पे और मैं यूँ कह सकती हूँ कि जो बिल्कुल शुरुआत अगर पूछेंगे आप किससे हुई है तो वो नृत्य ही कहना पड़ेगा। क्योंकि नृत्य हमारे यहाँ सब्जेक्ट हुआ करता था और हमारी बड़ी बहन जी वो उसको उनके एक सब्जेक्ट में वो भी था, नृत्य था, तो वो सीखती थी। उनको देख-देख करके मैंने अपने आप नृत्य करना स्टार्ट कर दिया और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो भी गायन हो, नृत्य हो या तबला वादन हो या इवन ढोलक वादन हो, मैं ये सब कर लेती हूँ, हारमोनियम वादन हो, ये सब मैं कर लेती हूँ और मैंने ये मतलब बाद में सबकी शिक्षाएँ ली, लेकिन शुरुआत देख-देख कर स्वयं कहते हैं ना देखा, सीखा, परीखा। तो क्योंकि घर में संगीत का माहौल था, तो वो देखकर ही मुझे आ गया। फिर हाँ, ये है कि देखकर थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, लेकिन फिर उसकी विधिवत शिक्षा लेनी भी ज़रूरी होती है, तो फिर उसके बाद मैंने गुरु शिष्य परंपरा से गायन और नृत्य की शिक्षा ली। आपका म्यूट है मेरे ख्याल से। हमारा सौभाग्य ये हुआ कि आज आपसे हम आपकी रचनाएं सुन पाएंगे और आपके गायन की निश्चित रूप से जो पारंगत है उसका भी हमें जानकारी मिलेगी, हमारे दर्शकों को जानकारी मिलेगी। यद्यपि आपकी पारंगत हैं, नृत्य में पारंगत हैं और वादन में भी हैं, तो वादन का मैं नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कुछ प्रस्तुति दे सकती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारा कार्यक्रम सभी कलाकारों के लिए, सभी रचनाकारों के लिए, सभी के लिए है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आपकी एक रचना सुन लें, चाहे आप किसी भी विषय में सुनाएं, तो फिर आगे बढ़ता है प्रारंभ। आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके की रचना सुनना चाहेंगे? क्योंकि जब आप हम पर छोड़ देते हैं तो बड़ी धर्म संकट हो जाती है कि मैं क्या सुनाऊँ? जी, आप ही बता दें कि मैं क्या सुनाऊँ, तो मैं उस तरह से कुछ रचना सुना दूँ आपको। धार्मिक गीतों से प्रारंभ हुआ है, उसके बाद आपने सामाजिक सभी विषयों पे लिखा है और बाद में अपने गजल में भी तो पारंगत आपने हासिल किया है। तो जहाँ से प्रारंभ करना चाहें आज सबको सुनेंगे आपसे हम। चलिए मैं आपको अपनी यूँ कह सकते हैं कि जो पहली मेरी गज़ल हुई मुकम्मल, मैं वो गज़ल आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कहें कैसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहें किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहें किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे, अभी जो सूखी आँखें हैं कभी इनमें समंदर थे, अभी जो सूखी आँखें हैं कभी इनमें समंदर थे। और शेर रखती हूँ, वो देखो जल चुका है चाँद उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चाँद उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चाँद उसका दाग कहता है, चमक उसकी बताती है कभी कुछ ख्वाब अंदर थे, चमक उसकी बताती है
कभी कुछ ख्वाब अंदर थे। और एक शेर सुनिएगा, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, इधर थी प्यास शिद्दत की, उधर जज्बात बंजर थे, इधर थी प्यास शिद्दत की, उधर जज्बात बंजर थे। और इसका एक पसंदीदा शेर मैं सुना के इसको समाप्त करती हूँ, सुनिएगा। वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, न मैं हारी न वो हारे, वहां दोनों सिकंदर थे, न मैं हारी न वो हारे, वहां दोनों सिकंदर थे, कहीं किससे कि जख्मी दिल में अपनों के ही खंजर थे। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया। जब किसी शायर या शायरा की पहली गजल इतनी मुकम्मल हो, जब मुकम्मल हुई तो फिर आगे गजलों का क्या होगा, निश्चित रूप से ये तो परिचित हूँ मैं तो, और मैं सभी हमारे दर्शक हैं उनमें से अधिकांश आपसे परिचित हैं। ये कार्यक्रम तो उनको एक बोनस के रूप में मिल रहा है कि आपकी जानकारी पूरी मिलेगी, जीवनचर्या मिलेगी, जीवन दर्शन मिलेगा, और सारी आपकी जितनी भी स्पेशलिटीज हैं सभी इस रूप सबके सामने आएंगी जी। तो बहुत अच्छा की गजल आपकी। और हमारे साथ में विपिन शर्मा पत्रकार जी, अरुणा राणा जी, विजय प्रताप शाही जी, इस्लाम अली जी, मानव सिंह राणा जी और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए, सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से दुष्यंत सिंह जी भी जुड़े हुए, सभी का आभार प्रकट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी। और बात ये आती है कि जैसे आप शिक्षा थे, शिक्षा में भी मेधावी रही, क्योंकि शिक्षा का देखते हैं आपने शिक्षा आपने एमए किया है, उसके बाद में फिर आपने अपना संगीत में भी किया है, एमए किया है। ये दो शिक्षाएं लेना बहुत मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है जो कि संगीत में या कविताओं में या किसी दूसरे में तो रखते हैं, लोग दखल रखते हैं, मैं तो शिक्षा नहीं पूरी कर पाते, लेकिन आपने शिक्षा बड़ी अच्छी तरह से उच्च कोटि की शिक्षा भी ली आपने। तो इसमें किस प्रकार से परिवार का सहयोग रहा कि आप शिक्षा भी ले पाई और साथ साथ साहित्य साधना, नृत्य साधना, गायन वादन की स्वर साधना भी करती रही, तो किसको श्रेय देंगी, कैसे हुआ ये कि आप पढ़ाई भी करते रही साथ साथ दोनों होते रहे? देखिए, मेरे घर में मैं आपको बता दूं कि हम 3 भाई बहन हैं और तीनों ही जिस तरह से साहित्य से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार हमारी शिक्षाएं भी हैं। तो निश्चित ही इसमें मम्मी-पापा का हाथ रहा है। और हमारी माताजी उस ज़माने में जब लड़कियाँ नहीं बहुत शिक्षित हुआ करती थी, तो हमारी माताजी उस समय 12th पास थी, तो ये अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो हमारे यहाँ शिक्षा को तो पहले नंबर पर ही रखा जाता था, और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि घर में संगीत का माहौल था, तो वो इनबिल्ट था। मतलब उसके लिए हमें कहीं से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। माँ शारदे की बहुत बड़ी कृपा थी कि हम लोगों के इनबिल्ट था, और हम पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहे, ये बात आपने बिल्कुल सच कही है। हमने जो है हाई स्कूल, इंटर, 12th आई मीन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी हमने अच्छे उससे पास किया। मैं हिस्ट्री से एमए रही हूँ। हिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। लेकिन वही है कि क्या हमारे मूल में तो संगीत ही था। तो कुल मिलाकर के संगीत आगे हो गया। फिर हमने सोचा कि नहीं, संगीत में भी किया जाए, तो सबसे पहले मैंने नृत्य में, क्योंकि मैं नृत्य प्रारंभ हुआ था, तो नृत्य में पहले प्राप्त किया। फिर गाना भी अच्छा था, तो ये हुआ नहीं, गाने में भी कर लेते हैं, तो गाने में भी कर लिया। और मैं आपको एक अच्छी बात बताती चलूँ कि लोग कोई जैसे इसमें होता है भातखंडे संगीत विद्यापीठ होता है या प्रयाग संगीत समिति होता है। मैं आपको बताऊँ, मैंने दोनों से किया है।
मतलब पहले मैंने जी, प्रयाग संगीत का पूरा कर लिया, फिर मुझे लगा अब क्या करें? तो फिर लगा कि चलो फिर से कर लेते हैं, तो फिर मैंने भातखंडे संगीत विद्यालय से भी कर लिया। फिर लगा कि अब क्या करें? तो लगा कि चलो हिस्ट्री में तो कर ही लिया है, म्यूज़िक में एमयूज़ कर लेते हैं, फिर वो भी कर लिया। फिर लगा कि अब क्या करें? तो फिर लगा कि चलो तबले में भी कर लेते हैं विशारद, तो फिर तबले में भी विशारद कर लिया। और मैं बताऊँ फिर हुआ कि अब क्या करें? अब तो ये भी हो गया, यानी कथक हो गया, गायन हो गया, वादन हो गया, तो फिर चलो फ़ोक नृत्य भी कर लेते हैं, तो मैंने फ़ोक नृत्य में भी सीनियर डिप्लोमा कर लिया। कहने का मतलब मेरे जो मेरी प्रवृत्ति जो है वो हमेशा सीखने की, और आप यकीन जानेंगे जब मैं स्कूल में भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ या मैं कहीं भी सामाजिक परिवेश में होती हूँ, तो मुझे कुछ भी अगर अच्छा लगता है किसी भी व्यक्ति का, तो मैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। यानी कि मैं हमेशा सीखना चाहती हूँ, तो मैं उसी क्रम में ही हूँ, अभी भी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि योग्यता के साथ में शिक्षा, अच्छी योग्यता के साथ में, और शिक्षा को जितना भी उससे तत्संबंध शिक्षा है, जो भी आपने सीखा, उसकी आपने ऑथेंटिक डिग्री भी ली या डिप्लोमा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। होता क्या है, कई बार जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उनके पास में सिर्फ ये कला जो होती है, कला सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर होती है, उनका तो डिप्लोमा नहीं होते। आपके पास डिप्लोमा डिग्री भी सारी हैं, तो ये तो एक लगन है। और एक जैसे बात है आपने जो कहा, उस बात में और जोड़ता हूँ कि अच्छा शिक्षक कौन बन सकता है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो अच्छा शिष्य है। जी। और शिष्य के लिए तो हमेशा ही गुरु ढूंढता रहता है, जहाँ मिलता है वहां से ज्ञान उठाता है, किसी भी स्थान से ज्ञान उठा सकता है। ये बहुत अच्छा आपने किया। और भातखंडे का तो नाम बहुत बड़ा नाम है संगीत के लिए। जो भी संगीतज्ञ हैं वो भातखंडे जो विश्वविद्यालय है, जो कि निश्चित रूप से, और जो कि मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में है शायद वो, तो नहीं, नहीं, भातखंडे लखनऊ में भी है, कई कई इसकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन लखनऊ में मेन है इसका। जी। हाँ, तो नृत्य की बात हुई, अपनी संगीत की बात हुई, और संगीत में गायन वादन की बात हुई। अ, आपने बताया कि आपने गजल सीखा, और गजल तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद ही गजल मुकम्मल होती है। तो कौन-कौन सी विधा का आप उपयोग करती हैं? पसंद किस विधा को करते हैं? मैं आपको बताऊँ, इसकी भी मेरी एक रोचक घटना है, बहुत इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ कि मेरे ख्याल से जब से मैंने होश सँभाला है, तब से मैं कविताएँ अपने हिसाब से करती थी, ठीक है? लेकिन उसको कभी मंचों पर या इस तरह से मैंने उजागर नहीं किया था। फिर एक जी, विधा होती है डांस बैले, एक स्टाइल होता है डांस में, जब आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर के या किसी उसको लेकर के आप रिदमिक तालबद्ध, लयबद्ध और नृत्य के टुकड़े-वुकड़े डाल करके आप उसको लिखते हैं। तो मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये गुण ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने जी, जो है डांस बैले वगैरह लिखे और डांस बैले करके उसको मैंने रिकॉर्ड कराया। और मैं जिस संस्था में एक अध्यापिका हूँ, वो बहुत बड़ी संस्था है अपने आप में, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। तो जी, मैंने बहुत बड़ी वहाँ संस्था है। जी, तो मैंने वहाँ उस विधा का प्रयोग किया, क्योंकि म्यूज़िशियन और रिकॉर्डिंग और ये वो सब करके, तो मेरे कई डांस बैले यहाँ पे रिकॉर्ड हुए और मैं उसको करने लगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रॉपर एक कवियत्री भी बन सकती हूँ या मैं शायरा भी बन सकती हूँ। तो फ़ेसबुक पे मैं अपनी कुछ-कुछ लाइनें डालती रहती थी। वहाँ से जो मेरे शायरी के उस्ताद हैं, हिंदी में तो मैं लिखती ही थी। जी, जी, हिंदी में तो मैं लिखती ही थी, लेकिन उर्दू में पुराने लखनऊ में रहती थी, तो मुझे काफ़ी कुछ तो मतलब शब्दों के नॉलेज थे, थोड़ा बहुत लय में पिरो लेती थी, बहुत प्रॉपर तो मुझे नहीं उतना ज्ञान था, बट मैं लिख लेती थी। अच्छा लिख लेती थी। तो उसमें मुझे उस्ताद जी मिले, जो इस वक़्त मेरे उस्ताद हैं, सिराज मंज़र काको रिवी जी। उन्होंने किसी यही जो पहली ग़ज़ल मैंने गाई है, ये उनकी वजह से मुकम्मल इस तरह हुई कि उन्होंने मुझसे कहा, मैंने 2 लाइनें डाली थी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको 4 लाइनों में कन्वर्ट कर सकती हैं? मैंने कहा, हाँ, कर सकती हूँ। तो मैंने उनको मैसेंजर पर ये 4 लाइनें करके डाली। उसके बाद फिर मैंने पूरी ग़ज़ल ही बना दी। तो वो जब उन्होंने जी, पूरी ग़ज़ल देखी तो वो बड़े खुश हुए, कहे कि आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं, आप मंचों पर क्यों नहीं आती हैं? तो मैंने कहा, नहीं, जी, मैंने तो मतलब डांस के मंच किए हैं या सिंगिंग के मंच किए हैं, कविता तो मैंने कभी नहीं करी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब आपको कविता करना है और आपको मुशायरा भी करना है, आपको कविता भी करना है। और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा एक मुशायरा रख दिया काकोरी में। तो फिर अच्छा, मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उर्दू शिक्षा में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था।
तो मैंने कहा देखिए हिंदी तो मुझे आती है लेकिन उर्दू मैं इतना नहीं अच्छा कर पाती हूँ। मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए होगी। तो खैर वो मंच तो मैंने ऐसे कर लिया लेकिन फिर मैं उनके पीछे पड़ी। मैंने कहा नहीं अब आपने जब रास्ता दिखाया तो आप ही सिखाओ भी। तो खैर वो मेरे उस्ताद भी बन गए। तो इस तरह से उनकी वजह से मैं मंचों पर आई और फिर एक एक ही पहले ही मंच पर मुझे 4-5 मंच वहीं मिल गए। उसी पहले मंच जी, पर जी। मुझे मिल गए 4-5 मंच। तो वहाँ से मेरी जो है फिर ये यात्रा शुरू हुई। फिर मैं हिंदी मंचों पर और मुशायरों में मैं मतलब अपनी बराबरी से अपना करने लगी। और जो आपने पसंद की बात पूछी तो मैं बता दूँ, वैसे मुझे ओज पसंद है। तो जी। मैं हाँ, ये अलग बात है कि लोग मेरा श्रृंगार पसंद करते हैं पर मुझे मेरा ओज पसंद है। बस ये है। तो ओज पसंद है तो हम चाहेंगे ओज की एक रचना, कोई प्रसिद्ध रचना अपनी जिसे आप पसंद करती हो, आपके दिल के करीब हो, उसे आप प्रस्तुत कर दें तो हमारे दर्शकों को, हमारे अ, साहित्यकार मित्रों को। चलिए मैं आपको बता एक एक रचना अपनी सुना देती हूँ ओज की। अ, सुनिएगा। हूँ कहीं मैं प्रेयसी तो हूँ कहीं मैं परिणीता, बहन बेटी माता हूँ संबंधों की हूँ संगीता, रूप है लावण्य है मुझ में अजब है भव्यता, मैं ही परिभाषित करूं जब हिंद संस्कृति सभ्यता, तब भला जब घात बेटी पे हो चुप कैसे रहूं, लुट रही हूँ अस्मतें तो मौन सब कैसे सहूं, लोभ की ज्वाला में प्रतिदिन जल रही जब दुल्हने, कोख में ही बेटियों को मारने की जब सुने, कोख में ही बेटियों को मारने की जब सुने, झाड़ियों में नोचते किलकारियों को श्वान जब, राग वाले गीत मैं गाऊं क्या तब, तब नहीं श्रृंगार और मनहार लिख पाती हूँ मैं, अरे तब नहीं श्रृंगार और मनहार लिख पाती हूँ मैं, गीत बस अंगार ही गाती हूँ मैं, गीत बस अंगार ही गाती हूँ मैं। और इसका अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा कि झूठ की बोली लगी सच्चाई उसका दाम है, मैं हूँ हिंदू तू मुसलमान बात अब ये आम है, अब नहीं जुम्मन व अलगू खेलते संग गांव में, अब नहीं राधा रुबीना बैठे पीपल छाँव में, अब नहीं मीठी सेवैया होली रंग फीके पड़े, मजहबी कुछ लोग खंडित देश करने को अड़े, बिक रहे नेताओं के वादे उबासी हो गए, ज्ञान के जो धाम थे वो भी सियासी हो गए, जब तिरंगा द्रोहियों के हाथ आरोने लगे और गद्दारों की जय जयकार जब होने लगे, तब नहीं सद्भावना सत्कार लिख पाती हूँ मैं, अरे तब नहीं सद्भावना सत्कार लिख पाती हूँ मैं, गीत बस अंगार ही गाती हूँ मैं, गीत बस। इसका अंतिम बंद भी मैं रखती हूँ, सुनिएगा कि घात और प्रतिघात के आतंक में जब देश हो, घात और प्रतिघात के आतंक में जब देश हो, खूनी षड्यंत्रों के रंग से लाल सब परिवेश हो, देश के भीतर ही गद्दारों का पूरा गाम हो, अपनों में ही द्रोह से उपजा महा संग्राम हो, राष्ट्रहित से बढ़ के निज हित ही जहां प्यारा लगे, गीत वंदे मातरम विजयी नहीं हारा लगे, हिंद सीमाओं पे जब बैरी उगलते आग हो, बुझ रहे हो घर के दीपक रक्त रंजित फाग हो, जब तिरंगे में लिपट शब लाल के आते रहे, तब कहो हम गीत कैसे प्रेम के गाते रहे,
तब नहीं कोमल कोई उद्गार लिख पाती हूँ मैं, अरे तब नहीं कोमल कोई उद्गार लिख पाती हूँ मैं। गीत बस अंगार ही गाती हूँ मैं, गीत बस अंगार ही गाती हूँ मैं। बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, कमाल है। अंगार ही गाती हूँ मैं, जब ऐसी परिस्थितियां हों तो निश्चित रूप से कवि रचनाकार अंगार ही गाएगा और देश की प्रतिष्ठा को इसी प्रकार बचाएगा, लोगों को आंदोलित करेगा और देश के मान बढ़ाने के लिए करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आपकी निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और वंदनीय है। और जब वंदना की जाए, वंदना चाहे राष्ट्र की हो, वंदना माता पिता की हो, चाहे भगवान की वंदना हो, तो वंदना में एक शक्ति होती है, जिसकी वंदना कर रहे हैं उसकी शक्ति भी जुड़ जाती है। तो राष्ट्र वंदना जब करते हैं तो राष्ट्र और मजबूत होता है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा। और आपने जब बताया कि आपकी सबसे पसंदीदा विधा देश प्रेम है, मैंने सुना था देश प्रेम आपका पहले, लेकिन मैं पसंदीदा विधा भी आपकी निश्चित रूप से मैं शायद संगार को ही समझता था, लेकिन आज पता चला। और उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट। जी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी रवीन्द्र सिंह जी, जगनारायण मिश्रा जी, इसके बाद में छोटू सिंह प्रजापत जी, दुष्यंत सिंह जी और प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रजा प्रताप शाही जी जुड़े हैं। सभी साथियों को मैं धन्यवाद कहता हूँ उत्साहवर्धन के लिए। विपिन शर्मा जी और मानव सिंह राणा जी भी लगातार जुड़े हैं। सभी का बहुत मैं बहुत सभी को आभार। प्रणाम और करती हूँ। जी, आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न होता है, वो लगभग सभी रचनाकारों से करने की इच्छा होती है कि जब हम एकेडमिक्स में होते हैं अपने में, तो सभी लोगों ने हिंदी कम से कम इंटरमीडिएट पढ़ी है और उसके बाद जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, वो हो सकता है कि कई बार हिंदी विषय बीए में रखा हो उन्होंने। तो उसमें हम हिंदी के विभिन्न कवियों को, गीतकारों को और लेखकों को पढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहले चरण में आप ये बताइए कि जो वो लेखक थे जिनको पाठ्यक्रम में पढ़ाया हमें, उनमें से किस किस का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। और दूसरे क्रम में ये बताएं कि अभी उसके आजकल जो कवि लेखक लिख रहे हैं, जो उनके जो सुनते हैं, अपने सबको सुनना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कुछ चलता नहीं है। तो उससे कितना अच्छा प्रभाव और कुप्रभाव पड़ता है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करें। पहले पाठ्यक्रम वाले जो पुराने कवि हैं हमारे, उसके बाद नए वालों के बारे में आपकी टिप्पणी हमें बहुत अच्छी लगी। जी, मैंने जो मैंने सभी को पढ़ा है और निश्चित ही जो हमारे पाठ्यक्रम के जितने भी कवि रहे हैं, बड़े ही उत्कृष्ट रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ पंक्तियाँ कुछ लोगों की मानस पटल पर उद्धृत हो जाती हैं और वो हमेशा रहती हैं। तो ऐसे में मैं महादेवी वर्मा जी को याद करूँगी कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुःख की बदली। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़हन में रह जाती हैं। उसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये सब मेरे पसंदीदा कवि रहे हैं, इनको मैंने पढ़ा हुआ है। और आजकल में तो मैं आपको बताऊँ, मतलब जो सही बात मैं बोलूँगी कि मेरे पास इतना तो वक़्त ही नहीं रह पाता है कि मैं लोगों को पढ़ूँ या सुनूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जब मैं मंच साझा करती हूँ, तो मैं ज़रूर लोगों को सुनती हूँ। और मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पसंदीदा हैं और मैं किसी एक का नाम कैसे लूँ, सभी मेरे पसंदीदा हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, तो सभी पसंदीदा हैं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है कि मैं किसी एक की बात करूँ। जी। हाँ, मेरा मतलब इसमें ये पूछना था कि जब हम किसी दूसरे रचनाकारों को सुनते हैं, तो उनके जो उनका सृजन होता है, सृजन से हमारे ऊपर कई बार सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कई बार तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आजकल जो लिखा जा रहा है उससे कैसा प्रभाव पड़ता है, ये जनरल आप बताइए, किसी एक कवि से नहीं या किसी एक रचनाकार से नहीं, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम कोई भी कवि सम्मेलन करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कवि रखते हैं, है ना? हास्य भी हो गया, ओज भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, ये हो गया। अब उसमें क्या है कि मेरा जो मानना है कि आजकल कुछ लोग, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो उनको लगता है कि हम कुछ अलग-सा ही सुना देंगे, तो मुझे तालियाँ मिलेंगी, वाह-वाही होगी। तो तालियाँ और वाह-वाही के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि वो
पथ से थोड़ा भ्रष्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि अगर आप अच्छी चीज़ सुनाएँगे, तो आपको तालियाँ भी मिलेंगी, आपको वाहवाही भी मिलेगी, उसके लिए आपको चुटकुले सुनाने के लिए या जो है जो आजकल कवि-कवियों का चल गया है ना कि मैं कुछ कहूँ फिर आप कुछ कहें, फिर सवाल-जवाब वाला क्रम, वो सब जो चल गया उसकी आवश्यकता होती नहीं है। और देखिए ये हम साहित्यकारों का, हम कवियों का ये बहुत परम धर्म है, ये मैं अपने दिल की आवाज़ आपको बता रही हूँ कि हम जो परोसेंगे समाज उसी को लेकर आगे चलेगा। तो ये हमारा दायित्व है, ये कवियों का दायित्व है कि हम समाज को अच्छी चीज़ परोसें। आप श्रृंगार भी पढ़ते हैं तो देखिए एक से एक श्रृंगार के कितने अच्छे-अच्छे कवि हुए हैं और कितनी सुंदर उनकी श्रृंगार की रचनाएँ होती हैं या ओज की रचनाएँ होती हैं या हास्य की रचनाएँ होती हैं। आप जिस भी विधा में चुनिए, बहुत ही विस्तार है, साहित्य बहुत विस्तार है। तो उस विस्तार में आप जाइए, उसका अध्ययन करिए, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल कर लाइए ना कि आपको तालियाँ मिलें। उसके लिए आपको ओछी हरकतें करने की या वैसे कुछ वार्तालाप करने की आवश्यकता या चुटकुले करने की आवश्यकता मंचों पर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो देखिए जो मंच पर होता है उसको किसी न किसी से त तालियाँ चाहिए ही चाहिए, वाहवाही चाहिए ही चाहिए, वो उनकी अपनी सोच है, पर मेरी सोच ये थी, ये मैंने आपको बताई। बिल्कुल, आपकी सोच सही है, सोच अच्छी सोच है, ऐसी पॉजिटिव सोच होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, वहाँ पर हम अपने से लग कवि गोष्ठी की बात अलग है, सिर्फ़ कवि होते हैं, वहाँ कुछ भी बोलते हैं, वो चल सकता है। लेकिन जब कभी कवि सम्मेलन की बात होती है, आप अपने कवियों के अलावा और भी व्यक्ति वहाँ पे होते हैं, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, जो कि यदि आप ओज पढ़ते हैं, तो उसमें बदला हो सकता है, देश प्रेम हो सकता है, लेकिन घृणा नहीं होनी चाहिए। जब श्रृंगार आप पढ़ते हैं, तो उसमें लालिल्य होना चाहिए, नक्शे का वर्णन होना चाहिए, चलेगा, लेकिन कहीं अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल, ही बिल्कुल। यदि आप कहीं पर हास्य व्यंग पढ़ते हैं, तो उसमें हास्य होना चाहिए, व्यंग होना चाहिए, चुटकुलापन होना चाहिए, लेकिन विद्रूपता नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसी विद्रूपता ना हो कि हम किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को अ, अभी थोड़ी-सी हँसी के लिए बाद में हम माफ़ी माँगने के लायक भी ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं बिल्कुल, आपके और तभी यही सब चीज़ सकारात्मक आती हैं, जी। बहुत अच्छी। जैसी आपकी रचनाएँ, वैसे आपके विचार और हम स्वागत करते हैं आपके इन विचारों का। साहित्य क्षेत्र में ऐसे ही विचारों की आवश्यकता है, तभी साहित्य आगे बढ़ेगा। हिंदी साहित्य हमारा, चाहे उर्दू साहित्य हो, चाहे गज़लें हों, चाहे गीत हों, सभी तभी आगे बढ़ेंगे जबकि समरसता हो और ईमानदारी हो, निष्ठा हो। तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और हम ये कहेंगे आपसे कि साहित्यिक जीवन का कोई एक आपके साहित्यिक जीवन का कोई संस्मरण जिसे आप मानती हैं कि संस्मरण है मेरे जीवन का और बस कहीं आपके दिल को छू गया हो ऐसा कोई वाक़या? साहित्यिक जीवन में ऐसा तो मतलब हाँ, एक मैं सुना सकती हूँ, मैं कासगंज में ही थी, मैं आपको बताऊँ। देखिए, साहित्य अपने आप में कितना प्रभावशाली होता है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। विपिन भैया अगर मेरा कार्यक्रम अभी भी मौजूद हैं, सुन रहे हैं, तो ये इस बात के साक्षी हैं। मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं सोरो जाती हूँ और वहाँ पे मेरा काव्य पाठ होता है, तो उस महफ़िल में एक बच्चा बैठा रहता है और वो मंदबुद्धि बालक है। जी, और वो शुरू से लेकर के आखिरी तक बैठा रहता है और मंदबुद्धि होते हुए भी वो साहित्य को इतना समझता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और एक बार हम लोग सभी पढ़ रहे थे, तो उसमें ये आपके विष्णु जी भी थे, वो भी पढ़ रहे थे, तो वो मतलब एक ऐसी पंक्ति आई जो लोगों ने रफली उसको लिया लेकिन उसने अचानक से दाद दिया, वाह, वाह! क्या बात है ना? तो एकदम से सबका मतलब वैसे भी वो रहता है तो सबका केंद्र बिंदु वो बना रहता है और कविता तो बाद में होती है, वो केंद्र बिंदु बना रहता है क्योंकि वो इतना समझदार है, इतना वो समझता है कविताओं को और फिर वो बताता है कि आपकी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब उसको इतना सेंस है कि वो ये बताए कि आपकी ज़्यादा अच्छी थी। तो वो बता कैटेगराइज़ कर लेता है कि इन्होंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा, इनकी थोड़ी कम थी, इन्होंने ठीक ही ठीक पढ़ा, तो मतलब ये उसके अंदर सेंस है। तो वहाँ का मुझे एक संस्मरण याद आता है, जाड़ों के दिन थे, तो वो बिल्कुल ऐसे ठंड में बैठा हुआ था और कविता सुन रहा था।
तो हम लोग जब वहाँ से निकले तो एक हमारे कवि साथ में थे, तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया, तो हम लोगों ने फिर उसके लिए कपड़े वगैरह अरेंज कराए, उसको गरम कपड़े वगैरह दिलाए, तो वो बहुत खुश हो गया। तो उसके बाद फिर उसको आगे विपिन भैया के माध्यम से उसको काफ़ी हेल्प मिली, उसको घर वगैरह अलॉट कराया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको काफ़ी हेल्प मिली, तो ये एक अच्छी यादगार घटना है, जो बड़ी ही पॉज़िटिव चीज़ है कि अगर हम लोग भी थोड़ा-सा इस तरह से सक्रिय रहें, तो हम लोग भी समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो प्रशंसक है, सभी कवियों का प्रशंसक है। मैं पिछले वर्ष था सोरोजी में, उस कार्यक्रम में, तो देखा मैंने कार्यक्रम में कि वो लगातार पूरे सभी सत्र 3 सत्र थे हम लोगों के, 3 दिन थे, तीनों दिन और इवन दिन गाना और सारी कविताओं के बाद में जब आपकी कथा का वाचन हुआ था, कथा वाचन में भी लगातार आखिरी तक रहा था वो। और वास्तव में सही बात है कि ऐसे प्रशंसकों का भी ध्यान रखती हैं और आपने उसको लाभान्वित किया, ये बहुत बड़ी बात है। विपिन जी के माध्यम से उसको मकान दिलवाया, ये तो क्या है ना कि क्या होता है कि प्रशंसकों की प्रशंसा लेने को तो हम लोग अक्सर तैयार हैं। हम वहाँ गए, कोई ऑटोग्राफ माँग रहा है, कोई मिल रहा है, कोई बाद में मिलने आया, किसी ने बाद में बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो जो व्यक्ति वहीं एक्सप्रेस कर सकता है, उसके बाद हमसे कोई संपर्क नहीं रख सकता। उस व्यक्ति के लिए आपके हृदय में प्रेम और उसके प्रति जो करुणा है, वो निश्चित रूप से बधाई की बात है और श्रेयस्कर है। सभी लोगों से निवेदन ये है कि ऐसा ही दिल रखें, ऐसा ही हृदय रखें कि जो लोग आप तक पहुँच सकते हैं, वो तो ठीक है, जो नहीं पहुँच सकते, उन तक पहुँचने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। बिल्कुल। आपकी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद म्यूट हो गया है। अभी हम आपकी आधा पड़ाव पूरा कार्यक्रम का जी, जी, फिर से कार्यक्रम का बोलें। अभी कार्यक्रम का आधा पड़ाव पूरा कर चुके हैं हम, जी। तो हम चाहेंगे कि आपका किसी और रंग की एक रचना और आपकी सुने, फिर आगे वार्ता करें। जी, मैं आपको सुना देती हूँ। मुझे एक बेहद पसंद है आजकल जो हमारा पर्यावरण है, तो उसकी चिंता सभी को होनी चाहिए और हमें अपने पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने एक दिन मैं देख रही थी कि जहाँ देखिए कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं जो है भूकंप आ रहा है। तो ये इसका कारण क्या रहा होगा? प्रकृति भी कितनी दुखी होगी। तो मैंने प्रकृति की वेदना एक लिखी है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। सुनिएगा। मैं प्रकृति हूँ, मुझ में भी तो चेतना है। मैं प्रकृति हूँ, मुझ में भी तो चेतना है। भावनाओं की गहन संवेदना है। मैं प्रकृति हूँ, मुझ में भी तो चेतना है। मैं ही जल थल नभ में हूँ, विस्तार मेरा है क्षितिज के पार भी प्रस्तार मेरा। मैं ही संरचना में हूँ, निर्माण में हूँ, जन्म में भी मैं हूँ और निर्वाण में हूँ। मुझसे हो तुम इसलिए मेरे हो अपने, पर मुझी से छल किए हैं तुमने कितने। तोड़ देते हो नियम जो भी बना है। मैं प्रकृति हूँ, मुझ में भी तो चेतना है। पेड़ पर्वत सरित सागर सब तुम्हारे, पर चढ़ा दी भेंट इच्छाओं के मारे। मिट चुका अस्तित्व वापस आएगा क्या? लौट मुझको फिर कभी तू पाएगा क्या? मैं तुम्हारी हूँ, मुझे मत यूं गवाओ। अब भी है कुछ वक्त, अब भी चेत जाओ। वो नहीं करना कि जो तुमको मना है। मैं प्रकृति हूँ, मुझ में भी तो चेतना है। और इसका बंद देखिएगा कि हो गए सारे विषैले अंग मेरे,
देखो फीके पड़ गए सब रंग मेरे, कितना दोहन और शोषण अब करोगे। मैं जो यूं मिटती रही तुम कब बचोगे। देख तेरी सांस मैं हूँ, आस मैं हूँ, तुम मेरे हो खास। फेरी देख तेरी खास मैं हूँ, खास मैं हूँ। यदि तुम्हें है पीर मुझको वेदना है, मैं प्रकृति हूँ मुझको भी तो चेतना है। और अंत में प्रकृति क्या कहना चाहती है सुनिएगा, कि दे रही हूँ आज मैं संकेत समझो, चरम से फिर शून्यता का भेद समझो। तुम व्यवस्थित थे व्यथित अब हो रहे हो, कथन जो भूले कथित बन खो रहे हो। तुम बचा लो मुझको मैं तुमको बचाऊं, फिर व्यवस्थित हो नई दुनिया बसाऊं। कैसे खो दूं मैं उसे जिसको जना है, मैं प्रकृति हूँ मुझ में भी तो चेतना है। बहुत धन्यवाद। वाह, कमाल कमाल कमाल। प्रकृति को मानवीकरण करके आपने जो रचना लिखी, वैसे भी मानवीकरण तो है हमारे यहाँ तो दैवीकरण है, मानवीकरण भी नहीं है। हम अपनी प्रकृति के सारे अंगों को ईश्वर के समान मानते हैं और अपने उसी रूप में माना, भगवान के रूप में माना। मैंने मानवीकरण इसलिए कह दिया कि मानव मान लें हमारे साथ ही इतना ही काफी है, भगवान मानने को तो लोग तैयार ही नहीं है, इस तरह विनाश कर रहे हैं। अगर ईश्वर बिल्कुल, माने बिल्कुल। तो विनाश न करें। बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत संदेशपरक और बहुत ही ज्ञानवर्धक रचना। हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं डॉक्टर दीप्ति दीप जी, गुलजार सिंह यादव जी, और अभी अभी प्रदीप चौहान जी जुड़े हैं, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, विकलकार हैं, आभा गुप्ता जी, और अभी साथ में जुड़े हुए हैं गुलजार सिंह यादव जी के साथ साथ रूपेश ठाकुर, ये हमारे नाती हैं। अब आपका जो हमारे गांव में कार्यक्रम था तब बहुत बड़े प्रशंसक थे आपके, बड़ी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, तो अरे बाद वाह! में बहुत तारीफ कर रहे थे। वो देखे कि चाचा जी कहते हैं दादाजी हैं उनके यहाँ, वैसे चाचा जी कहते हैं कि चाचा जी तो यह है क्या, बिल्कुल बहुत अच्छा रचना थी उनकी और बहुत अच्छा सुना उनको, तो अक्सर हमारे कार्यक्रम में आते हैं। और चौहान जी, अरविंद यादव जी हैं, और विपिन शर्मा जी तो लगातार लगातार सावधान कर रहे हैं। मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी। सांस्कृतिक साथ साथ बता रहे हैं, और जो आपने घटना बताई थी उसकी बच्चे की, वो घटना भी उसमें कहते हैं कि चौथी लाइन मुक्त की उसने स्वयं बोल दी थी, ऐसी घटना कही हुई जी, थी, तो वो जी, बड़ा जी। अच्छा जानकार गजलों का और मुक्त का है। आगे बढ़ते हैं, और अभी साहित्य की बात हो गई आपकी, अब मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप संगीत के लिए, संगीत के तीनों क्षेत्र में, तो नृत्य भी संगीत का हिस्सा है, वादन और गायन भी संगीत के हिस्से हैं, उसे किस प्रकार परिपूर्ण कर रही हैं आप, जो अभी प्रशिक्षण दे रही हैं, तो किस प्रकार तीनों की सेवा कर पा रही हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। देखिए, गायन, वादन, नृत्य ये तीनों का मेल ही संगीत होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि मैं नृत्य शिक्षिका हूँ, लेकिन मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे स्कूल में इस बात की कद्र है कि मैं लिख भी लेती हूँ और मैं गा भी लेती हूँ। तो समय-समय पर ये सेवाएँ भी कभी-कभी मैं दे देती हूँ। वैसे अपने-अपने विषय के सभी शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हम लोग जो शिक्षा देते हैं, मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे मतलब अगर अध्यापन की बात आप करेंगे, तो हम बच्चों को अपने शास्त्रीय नृत्य के अलावा फ़ोक नृत्य और फ़ोक नृत्य के भी अलावा जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स के नृत्य हैं, उनको भी हम लोग उनको सिखाते हैं, है ना? तो जितने भी प्रकार के आपके नृत्य होते हैं वेस्टर्न या इंडियन, हम वो सभी नृत्य की शिक्षा उनको देते हैं। तो मेन क्योंकि मैं नृत्य की हूँ, तो नृत्य की ही शिक्षा देती हूँ। हाँ, वैसे मैं आपको बताऊँ कि कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे छोड़ते ही नहीं हैं, वो कहते नहीं मैम मुझे आपसे सीखना है, तो वो अलग से मुझसे कभी-कभी आ जाते हैं सीखने और उनमें मैं आपको बताऊँ वो छोटा बच्चा भी है,
तो वो एक महिला भी हो सकती है और वो एक रिटायर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भी मेरे जो है मुझसे सीखते हैं संगीत वगैरह आकर के, तो ये मैं अपने गुरु की ही कृपा मानती हूँ, अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। इतनी अच्छी बात है कि यह जब आप नियमित प्रशिक्षिका हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आप, और इसके अलावा और आप कई और संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं को आप एक अच्छे पद पर रह के और उनके साथ में आप सामंजस्य स्थापित करके साहित्य को और आपकी कलाओं को भी प्रमोट करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं मैं बात की, जैसे आपने अपने जी, हाँ, मैं एक जी, इसमें और जोड़ना चाहूँगी, अभी आपने कहा कि मैं और संस्थाओं से जुड़ी हूँ, तब मुझे ध्यान आया कि हम लोग ये डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश है, उसमें मैं उसकी डायरेक्टर भी हूँ, आपको बताऊँ, और हमारा काम ही है भारतीय साहित्य और संस्कृत को आगे बढ़ाना, कला और संस्कृत को आगे बढ़ाना। तो हम इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएँ भी कराते हैं, समय-समय पर कार्यक्रम भी कराते हैं और उसमें से बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उनको मंच भी प्रदान करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में हम बहुत कार्य करते हैं और हर 4 वर्ष पे जैसे आपका ओलंपिक होता है, वैसे डेल्फिक भी होता है। तो डेल्फिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अभी हमने 2021 में इसको रजिस्टर्ड कराया था इंडिया में पहली बार, तो अब हम भी इसके ऑथेंटिक वो हो चुके हैं, मेंबर्स हो चुके हैं। तो अब जो 4 साल बाद अब होने वाला है, तो उसमें हम लोगों की पूरी सहभागिता रहेगी। पहले इंडिविजुअल्स इसमें कर चुके हैं पार्टिसिपेट, लेकिन अब एक संस्था के माध्यम से हमारे लोग ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जिनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग मिल-जुल करके हमारी संस्था करती है। जी। कि डेल्फिक एसोसिएशन तो इंडिया से बाहर भी काम करती है ना, डेल्फिक एसोसिएशन तो ये जी भारत से जर्मनी बाहर भी की कार्य करती हाँ जी, ये पूरे वर्ल्ड में है इसकी ब्रांचेज़ इसकी पूरी वर्ल्ड में है, जर्मनी इसकी मेन वो है शाखा। तो पूरे वर्ल्ड में था, इंडिया में अभी तक इसका कोई वो नहीं बना था सोसाइटी या रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी, लेकिन अब ये 2021 से रजिस्टर्ड इंडिया में भी हो गई है। तो उसमें यूपी को हम लोग जो है देखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो साहित्यकार हैं या दूसरे जो कलाकार हैं, उन कलाकारों के डेल्फिक एसोसिएशन के माध्यम से देश में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर अच्छा करेंगे तो आपके माध्यम से विदेश भी जा सकते हैं। ये बहुत जी, अच्छा कार्य बिल्कुल। है, निश्चित रूप से अच्छा कार्य है। जी, बिल्कुल। तो अब और प्रश्न एक और आ जाता है, आ जाता है कि सबसे पहले आपसे बात हुई कि पिताजी, माताजी, आपके भाइयों के बारे में बात हुई और उसके पश्चात ये होता है कि हर लड़की का विवाह होता है, विवाह के बाद परिवार बनता है। तो अब पिताजी, माताजी का परिवार, आपकी बहनें, आपके भाई, वहाँ तो निश्चित संगीत का माहौल था आपका और संगीत का माहौल आगे चल रहा है। और जैसे मुझे पता है कि आपकी बेटी भी अच्छी एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन के साथ-साथ और कविताएँ भी लिखती हैं और मंच भी साझा करती हैं। तो बस अब आपका जो ससुराल वाला परिवार है, वहाँ कैसे सहयोग मिल रहा है, कैसे आप आगे बढ़ रही हैं साहित्य में, उनका क्या योगदान है, उनकी ज़िक्र करे बिना या बच्चों का जो सहयोग मिलता है उसके बिना शायद हम पूरी बात नहीं कर पाते किसी व्यक्ति के बारे में। तो थोड़ा हमें बताएँ, टिप्पणी करें कि कैसे-कैसे सहयोग मिल रहा है, कैसे आप करेंगे? देखिए, हमारा जो परिवार है ससुराल का, वो बिल्कुल एकेडमिक्स वाला ही था। हमारे ससुर जी वो आईएएस ऑफ़िसर हैं और हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे तो पहले उतना माहौल नहीं था, लेकिन जब मैं आई और हमने अपना अपना दिखाया कि नहीं भई मुझे करना ही है, तो फिर मुझे परमिशन मिल गई, आप करिए और उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब मैं ज़्यादा करने लगी तो सबको ये पता चल गया कि हाँ, ये जो कर रही है, ये बहुत अच्छा कर रही है, तो इसको रोकना नहीं है, इसको करने देना है। तो अब मैं कुछ भी करूँ तो इसमें मुझे कोई रोक-टोक तो नहीं है। शुरू में लोगों को लगता था कि भई आईएएस फैमिली की है, पहले के लोग थोड़ा पुराने विचारधारा के थे, स्टेज पे जाएँगी, कैसा लगेगा, कैसा होगा? शुरू में था लेकिन अभी अब आज तो मैंने देखा है कि सारे जो मंचों पर भी आप देखिए तो ऑफिसर्स की ही खुद स्वयं ऑफिसर या उनकी पत्नियाँ ही उस पे काम कर रही हैं। तो थोड़ा-सा लोगों का सोच विस्तृत हुआ इसमें और मतलब फिर मुझे बहुत सहयोग मिला और आपके सामने है सहयोग तभी मैं इतना कर पा रही हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती।
हाँ, बिटिया जब भी लिखती है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। मानव जी की इच्छा है, मानव जी जिक्र कर रहे थे कि बिटिया भी लिखती है आजकल, तो बताएं। मुझे तो जानकारी है बिटिया बहुत अच्छा लिखती है, तो जरा हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को पता चले देखिए कि एक बेटी मेरी जही माँ की बेटी, योग्य बेटी है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, देखिए मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं आपको बताऊँ, और दोनों एकेडमिक्स में तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा दोनों ही बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी डांसर और बहुत अच्छी एक्टर। तो तीनों हैं, और जो बड़ी वाली बेटी, जो छोटी बेटी है वो इंग्लिश में लिखती है। उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है वो, और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो आपके उर्दू में और हिंदी में वो भी थोड़ा बहुत लिखती है, और अच्छी शायरा भी है वो। लेकिन अब उसके साथ क्या हुआ कि वो जॉब करती है उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री में है वो लड़की मेरी, तो वहाँ पे उसको अलाउ नहीं है। वो लोग इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल तो उसका सफर रुक गया है। आगे भविष्य में देखेंगे, अगर जो है अलाउ हो जाएगा तो वो भी शायद मंचों पर आएगी, और नहीं तो उसका एकेडमिक्स ही इतना अच्छा है कि अपना वो उसमें कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं खुश हूँ कि वो जहाँ पे है वो खुश है। मेन बात ये है कि वो वहाँ पे खुश है जहाँ वो कर रही है। तो फिर उसके आगे फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। हाँ, ये डिफेंस में जरूर है, डिफेंस में कि आप नौकरी में रहते हुए कुछ लिखना है तो उसके लिए बहुत लंबी परमिशन चाहिए। कुछ परफॉर्म करना है तो भी, कि हमारे एक मित्र हैं, अभिषेक तिवारी गजलकार हैं, उनको कुछ परमिशन जी, लेके ही आना पड़ता है, बिना परमिशन के वो नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ है। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और ये तो ऐसी है विधा, तो इस तरह की विधा है कि ये तो संचित होती रहती है और परिष्कृत होती रहेगी, तो आगे भी काम आ सकती है कभी। बहुत अच्छी बात, जी, जी। बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको। और अभी हम आपसे दो और रचनाएं सुनना चाहते हैं, तो कम से कम दो और रचना सुनना चाहते हैं आपसे, तो हमें एक और रचना सुनाए, किसी और रंग की रचना सुनाएं, फिर हम आगे कुछ प्रश्न करेंगे आपसे। मैं एक रचना आपको सुनाती हूँ। अ, इसको मैं ये नारियों के ऊपर है। नारियों की मैं इसमें एक तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि वो किस स्थिति में रहती हैं। हमेशा उनके लिए कहा जाता है कि नारियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर एक्चुअल स्थिति कुछ दूसरी है, तो नारी को ही इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी भाव को लेकर के मैंने जो मैंने कविता लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, या यूँ भी कह सकते हैं कि नारियों के ऊपर ये मेरी पहली कविता थी। मैं वही आपको सुनाती हूँ कि मन विह्वल है निज चिंतन से, निज की निजता जन बीच गई। अब शेष नहीं अपना कुछ भी, अब रात्रि चाँदनी बीत गई। एक भ्रमित मृगा-सी मैं विचलित, अपने सुगंध को ढूँढ रही। लघुता की मैं पर्याय नहीं, फिर भी महता को ढूँढ रही। मैं अवशेषों की कथा बनी, अपनी मर्यादा खोज रही। मैं द्रुपद सुता मंदोदरी सीता की परिभाषा खोज रही। हो मौन अभी तक हे अर्जुन, हो मौन अभी तक हे अर्जुन, चहु चीर हरण होता रहता, तुम तनिक नहीं विचलित होते। गांडीव सदा सोता रहता, और कैसे बलिशाली हो रावण, कैसे बलिशाली हो रावण, नारी पे बल अजमाते हो। पतिव्रता का फिर क्या मोल कहो, जो पर स्त्री हर लाते हो। हे राम ये कैसा न्याय तेरा, अपमान सदा सहती आई, और व्यर्थ निरर्थक और व्यर्थ निरर्थक शंकाओं के हेतु सदा जलती आई। अब यहाँ से वो चेंज करती है। अभी उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, अब वो कह रही है कि हे तथा कथित वीरों तुम यूं, हे तथा कथित वीरों तुम यूं, धृतराष्ट्र बने बैठे रहना। अब नहीं किंतु मैं गांधारी, मुझको ये त्रास नहीं सहना। अब नहीं मौन ना मैं अबला, अपना सामर्थ्य जानती हूँ। मैं अर्जुन रावण राम से अपने निज का अर्थ मांगती हूँ। यदि रहे मौन, यदि रहे मौन, तो तुमको भी मुझसा ही सब सहना होगा, और अग्नि परीक्षा में तुमको भी मुझसा ही जलना होगा, और अग्नि परीक्षा में तुमको भी मुझसा ही जलना होगा। वो भावना जो कि सामाजिक परिवेश में, सामाजिक जिम्मेदारी में रहते हुए मन में आती है, लेकिन वो समाज में नारी कहती नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है कि यदि पुरुष समाज अगर नारी पर
अगर इसी प्रकार अत्याचार करने का प्रयास करता रहेगा, तो कल को नारी इतना अधिक आगे बढ़ रही है कि वही सारी परीक्षाएँ पुरुषों को भी देनी पड़ेंगी। बहुत, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं। आप जो नए रचनाकार आजकल लिख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? किस प्रकार वो लिखें, थोड़ा आगे बढ़ें? रचनाकार, कहानीकार जो भी आपके संपर्क में सभी तरह के आते हैं, और आप क्योंकि मंच साझा करती हैं, बड़े-बड़े साहित्यकार आते हैं, आप स्वयं भी जगह-जगह से पुरस्कृत हुई हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं उतना तो नहीं कर पाई, पर मुझे पता है उसकी महत्ता पता है कि आप जितना पढ़ेंगे, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, आप कविता लिखना चाहते हैं, आप कहानीकार बनना चाहते हो, उपन्यासकार, जो भी बनना चाहते हैं आप, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए उसकी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया और हम अपने आप को कवि समझने लगे। उसका मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी मात्राएँ सही होनी चाहिए, आपके बहर सही होने चाहिए। तो ये ज्ञान लेकर अगर आप मंचीय कवि बनना चाहते हैं, स्वांतः सुखाय तो देखिए कुछ भी आप लिखिए। स्वांतः सुखाय तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, भई आपने खुद पढ़ा, खुद लिखा, खुद जो भी किया। लेकिन अगर आप मंचीय कवि बनना चाह रहे हैं, तो आपको इतनी तैयारी के बाद ही मंच पर जाना चाहिए कि कभी कोई श्रोता या कोई मंचीय योगी आपका जो सहकवि है, कोई भी अगर आपको प्रश्न कर दे, कहीं आपको फँसाने की कोशिश करे, तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहाँ से निकल आएँ। ये ज्ञान ज़रूरी है। जब इतना ज्ञान हो जाए, तभी आप मंचों पे पदार्पण करें, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मंच पर जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके ज्ञान की परीक्षा वहीं लेने लगते हैं। ये कुछ लोगों में होता, उनके चुलबुलाहट होती है कि लाओ मैं पता तो करूँ कि इसने खुद लिखी है कि किसी और से लिखाई है। तो ये कुलबुलाहट होती है उनमें। तो अगर आप मंचीय कवि या कवित्री हैं, तो मेरी आपसे ये राय है कि आप अगर एक सम्मानित स्थिति में रहना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान लेकर ही जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात निश्चित रूप से, क्योंकि कभी अधूरा ज्ञान जो होता है कहीं न कहीं अपमानजनक हो जाता है। हालाँकि अच्छे व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करते, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है वो भी लोग तो कहते हैं आधा खाली है, उसको अच्छे लोग उसे आधा भरा मानते हैं, लेकिन बहुतायत ऐसे लोगों की है जो कि उसे आधा खाली मानते हैं और कहीं न कहीं उखाड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी नहीं, मैं आपकी, आपको बताऊँ बहुत ये अच्छी काम सोच। जो अधूरे ज्ञान वाले होते हैं वही करते हैं, कि खुद तो उनको थोड़ा नॉलेज ये भी होता है तो वो दूसरे के नॉलेज का टेस्ट बहुत जल्दी करने लगते हैं। तो इसलिए फिर भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके ही मंच पर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और एक प्रश्न आता है कि आपको अभी तक साहित्य में, नृत्य में, गायन वादन में कौन-कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? संक्षिप्त में बताएँ, क्योंकि पुरस्कारों की श्रेणी तो बहुत बड़ी है। ऐसे पुरस्कार बताएँ जिससे कि साहित्य में साहित्यकारों को ऐसा हो कि उसको जानकर उनको एक प्रेरणा मिले कि हम भी वो पुरस्कार प्राप्त करें। ऐसे ही संगीत में भी बताएँ कि कौन से पुरस्कार आपको मिले हैं, और आपने जी, मेहनत की है तो मुझे उसका फल। मुझे मैं आपको बताऊँ जब से मैं कॉलेज टाइम में थी, तब से लेकर के आज तक पहले तो हम लोग प्रतियोगिताएँ जीतते रहे, तो उसमें मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले जिसमें मैं सबसे ज़्यादा क्योंकि संक्षिप्त में बताना है, तो मैं बताऊँ आपको कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का जो पुरस्कार होता है वो बहुत ही सम्मानित होता है, जो मुझे गायन में भी मिल चुका था और नृत्य में भी मिल चुका था और गायन में वो विधा मैं गाती थी जो पुरुष गाते हैं। मैं ध्रुपद धमार विधा गाती थी। मैं आपको बताती चलूँ बहुत संक्षेप में कि गायन की कई विधाएँ होती हैं, जैसे आपके ख़्याल संगीत होता है, मतलब ख़्याल गायकी होती है, एक ध्रुपद धमार गायकी होती है, एक फ़ोक संगीत होता है, एक सुगम संगीत होता है। तो उसमें मैंने ध्रुपद धमार चुना था क्योंकि ध्रुपद धमार बहुत ही टफ़ गायकी होती है और पुरुषों की गायकी होती है। तो मैंने उसमें पुरस्कार पाया था और मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का प्रथम पुरस्कार में मुझे उसमें मिला था। नृत्य में भी, कथक में मैं पा चुकी हूँ। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल, इंडिया लेवल के मैंने पुरस्कार पाए हुए हैं। फिर अब अगर इधर साहित्य में आ जाइए तो साहित्य में मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी पुरस्कार मिल चुके हैं। जिसमें से मैं आपको बताऊँ ये राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से मुझे उत्तर प्रदेश गौरव, मुझे महादेवी वर्मा का पुरस्कार मिल चुका है
और सरस्वती करके, मतलब मुझे तो नाम भी नहीं याद है। मुझे हिमालयन उत्तराखंड से भी मिल चुका है। तो बहुत सारे मुझे मिले हैं। ये आपके एशियन एकेडमिक ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न से मुझे इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार मिल चुका है। तो बहुत सारे पुरस्कार हैं, मतलब बहुत ही सारे हैं। तो इतने तो नाम भी अब नहीं याद है। लेकिन वो तुलसी और साहित्य मैं वो तुलसी साहित्य से आपको वार्षिक पुरस्कार मिला था आपको? हाँ, ये देखिए, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया। मुझे तुलसी साहित्यिक संस्थान से तुलसी सम्मान मिला है, जिसमें मैं बताऊँ मुझे 51,000 की राशि मिली और ये मेरा प्रथम पुरस्कार है जिसमें मुझे इतनी बड़ी राशि मिली। छोटी-छोटी राशियों के तो बहुत सारे पुरस्कार मिले, पर 51,000 की राशि, और जो अब और खुशी की बात है, औरों के लिए वो 1 लाख की हो गई है। तो मैं यहाँ पे संस्था के जो ओनर बैठे हैं, हमारे विपिन भैया, मैं उनसे सोर्स लगाऊँगी आपके माध्यम से कि हमें 51,000 ही मिला, उसको 1 लाख कर दिया जाए। निश्चित रूप से पुरस्कार जब आएँगे, आप बहुत काम करते हैं नहीं, जीवन में मज़ाक की आपको, बात मैं तो थी, ये मज़ाक की पुरस्कार बात थी, लेकिन ये बहुत अच्छा है। जी, जी। और वो और दिन दूनी चौगुनी प्रगति से बढ़ें और 1 लाख क्या 2 लाख भी पुरस्कार की हो। और मैं चाहूँगा कि आप तो वो तो पुरस्कार मिलना ही मिलना है, और आपकी मेहनत इतनी है कि उसका पुरस्कार तो बार-बार मिलता ही रहता है। बहुत-बहुत आभार आपका इन बातों को बताने के लिए। आमतौर पर होता क्या है कि बहुत आग्रह के बाद में कोई भी व्यक्ति बता पाता है कि मुझे कोई पुरस्कार मिला है, इसीलिए मैंने ज़िक्र कर दिया, मुझे मालूम था कि पुरस्कार आपको मिला है। तो होता ये है कि अपनी उपलब्धियाँ बताने में संकोच करते हैं व्यक्ति, और करना भी चाहिए, क्योंकि संकोच से ऐसा होता है कि उपलब्धि हमने जो की है वो उसमें हमारी मेहनत भी होती है और हमारे साथ में समाज की स्वीकार्यता भी होती है। समाज हमारे बारे में जानता है कि हमने क्या काम किया। हुँ। आगे बढ़ते हैं, और पुरस्कारों की बात की हमने, अब बात आती है कि पिताजी माताजी के बारे में, कि पिताजी माताजी से आपने बहुत शिक्षा ली, लेकिन फिर भी एक बार प्रश्न आ जाता है कि आप दोनों में से किनके अधिक नज़दीक थे, जिससे कि आपका साहित्य और ये आगे बढ़ा? हालाँकि शिक्षा संगीत की आपने पिताजी से ली थी, फिर भी एक प्रेरणा जो अंदर थी माताजी से भी ली आपने शिक्षा, दोनों से ही ली, तो किसके नज़दीक आप ज़्यादा थी, तो जिससे आपको एक महसूस होता था कि हाँ, मैं यहाँ शरण में हूँ, मैं जो कुछ करूँगी अच्छा करूँगी? तो इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, ये किसी एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी साहित्यिक यात्रा में, मेरे संगीत की यात्रा में, मेरे पिताजी का बहुत हाथ रहा, क्योंकि पिताजी ही मेन संगीत में थे। तो जिस परिवेश से हम लोग थे, आज तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन पिताजी तो, हमारे माताजी, पिताजी तो भई गाँव से ही निकल के शहर आए थे। तो हमारे गाँव में लड़कियों को इस तरह से संगीत में आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन उन सबको जी, पीछे छोड़ते हुए, एक उच्च स्तरीय सोच रखते हुए, अगर हमारे माता-पिता ने मुझे ये शिक्षा दी और इतना आगे बढ़ाया कि आज मुझे आपके मंच पर भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप एक तरीके से मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये मैं अपने माता-पिता दोनों को बहुत ही इसके लिए मतलब धन्यवाद देती हूँ, खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनके यहाँ मैंने जन्म लिया। और मेरे पिताजी का तो बहुत ही अथक वो रहा, मेहनत रही, क्योंकि भई माताजी तो गृहिणी थी, वो तो घर में ही जितना उत्साहित मुझे कर सकती थी, करती थी। लेकिन बाहर के क्षेत्रों में मुझे ले जाना, मुझे सिखाना, सिखवाना और मंचों पर ले जाना, ये काम मेरे पिताजी ने किया। तो निश्चित ही उनका हाथ तो बहुत ही ज़्यादा रहा। और हम लोग जब भी उनके पास बैठते थे या मम्मी के भी पास, तो आप ये समझिए कि वो हमेशा रामायण, महाभारत की बातें करना, अच्छे-अच्छे लेखकों की बातें करना, तो ये मतलब उन्हीं से तो प्राप्त किया है सब हम लोगों ने। तो शायद जी, वही जी। है कि जो अपने आप कहीं बचपन से ही हमारे अंदर आता चला गया और हम उसको आगे लेकर चले गए। जी, जी। एक 5 मिनट और आपके लगेंगे अभी, हम आपसे जी, करते हैं 5-7 मिनट हमारे साथ और रहे हैं आप अभी। कोई बात एक नहीं, एक बताएँ। ऐसा ही छोटा-सा प्रश्न है, नटखट सा प्रश्न है कि बचपन में हम लोग होते हैं, बचपन के बाद विवाह होते हैं, खुशरावस्था बीच में आती है, बड़े हो जाते हैं। तो अभी तो आजकल तो मतलब लगता नहीं है कि किसी को सरप्राइज़ देना या कोई आप प्रैंक करना अच्छा-सा नहीं लगता। देखिए बचपन में ऐसी कोई घटना बताएँ जबकि कोई हँसी हुई हो
और प्रैंक आपके साथ किसी बच्चे ने किया हो, आपने प्रैंक किया हो, क्योंकि बचपन की बहुत सी घटनाएँ होती हैं। ऐसी कोई घटना हो तो बताएँ, क्योंकि साहित्य के अलावा ऐसी बातें भी लोग जानना चाहते हैं कि सब जानते हैं कि सबके अंदर एक बच्चा होता है। उस समय की कोई घटना एक बताएँ, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी लगे कि सरला जी एक साहित्य हृदय के साथ-साथ एक बाल हृदय भी रखती हैं। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँगी इसमें। हम लोग जब छोटे थे, तो टीवी वग़ैरह तो उस समय इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। तो टीवी हम लोग पहले हमारे मोहल्ले में एक जन के मोहल्ले में क्या वो मोहल्ले से बाहर ही था। तो एक जन के यहाँ टीवी हुआ करती थी। तो वहाँ सब लोग जाते थे टीवी देखने। संडे-संडे में पिक्चर आया करती थी। तो संडे-संडे में हम पिक्चर देखा करते थे, तो मुझे देवानंद बहुत पसंद था। तो मैं आपको बताऊँ, मैं रही होंगी बहुत ही छोटे क्लास में रही होंगी। मतलब 7th-8th में रही होंगी, तो हम लोग प्रेम का इतना मतलब भी नहीं समझते थे। तो एक बार ऐसे ही सारी फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए थे, तो एक बच्चे ने पूछा ब ब लड़की ने पूछा कि भई सब लोग आज ये बताएँगे कि कौन किसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो हमने कहा भई देखो, मैं तो देवानंद को प्रेम करती हूँ। आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन का प्रेम वो रहा होगा, देवानंद का प्रेम और मेरे ख़्याल से मेरी जैसी बहुत सारी महिलाओं का वो प्रेम रहा होगा। और उसके बहुत बाद तो फिर जी, उसके बाद तो फिर सीधे जिससे प्रेम किया तो उससे शादी ही कर ली। बस यही है मेरी लव स्टोरी। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि देवानंद, जहाँ तक प्रश्न है कि ऐसे ऐसे आपके एक्टर थे, उनकी छवि ऐसी थी, छवि प्रेम की थी। लेकिन मैंने जितनी फ़िल्म देखी है उनकी, देवानंद की, तो प्रेम के अलावा बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति का रोल उनका हुआ करता था। ऐसी-ऐसी फ़िल्में जो देखेंगे तो उस व्यक्ति को देख के मतलब कौन फ़िदा ना हो जाएगा। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालिका हो, बालक हो, इतना उच्च चरित्र का उनका व्यक्तित्व होता था। रोल भी इसी प्रकार का लेते थे, क्योंकि जैसे आपको पता हो शायद कि उनके जो भाई थे, वो बहुत बड़े निर्माता थे, तो फ़िल्म भी वो उसी प्रकार की फ़िल्में करते थे, बाहर के बैनर की फ़िल्में कम करते। नवकीर्तन फ़िल्म्स उनका जो बैनर था, उस फ़िल्म करते थे वो, और बहुत अच्छा चरित्र होता था। तो एक जो प्ले बॉय होता है, उस तरह उसके साथ-साथ बहुत ज़िम्मेदार नागरिक का फ़िल्म होता था उनका रोल, बहुत अच्छा, कि निश्चित। पहले के जो पिक्चर भी होते थे, वो देखिए सामाजिक व्यवस्थाओं पर ही होते थे और वो कोई ना कोई अच्छा मैसेज ही छोड़कर जाते थे। वो जितना भी इधर-उधर की स्टोरी दिखा लें, लेकिन जो उसका अंत होता था, वो कुछ ना कुछ एक सुखद और एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार छोड़ कर के वो फ़िल्में जाती थी। तो ख़ैर उस ज़माने की तो बात ही कुछ और है। जी। मानव सिंह राणा जी का निवेदन है कि सलाह समा दीदी, आप हार्दिक आभार, आप सब दर्पण साहित्यिक समूह के कार्यक्रम शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व में आई। आपका हार्दिक आभार। साथ ही आपसे नम्र निवेदन कि आप अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी और अन्य सोशल मीडिया आईडी अवश्य कमेंट बॉक्स में दे दें, जिससे कि अन्य दर्शक भी चाहें तो आपसे जुड़ सकें। तो जो आप उचित समझती हैं वो, हाँ, कमेंट बॉक्स में देंगी तो हम उसको प्रसारित करें। हमारे जो संसद दर्पण के दर्शक हैं, वो भी आपकी रचनाओं को, आपके बारे में आपसे जुड़ पाएँगे सोशल मीडिया से, तो शायद बेहतर होगा। जो आपको उचित लगे वो आप देंगे तो बेहतर है। हाँ, मैं दे दूँगी। जी, ठीक है। बहुत आगे, और हम चाहेंगे आपसे अंतिम प्रश्न ही चाहेंगे, समय बहुत ले लिया हमने आपका, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। अंतिम प्रश्न तो यही है कि हमारे सब दर्पण के समूह के जो दर्शक हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? और एक रचना आप अपनी सुनाएँगी। इसमें ये नहीं बोलेंगी मैं 1 अंतरा सुना रही हूँ, 2 अंतरा। आप अपनी इच्छा से अच्छी रचना, एक सब रचनाएँ अच्छी लगती हैं आपकी, कोई बढ़िया गीत, गज़ल जो भी उचित समझें आप सुनिए, और हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। देखिए, मैं शब्द दर्पण के माध्यम से सभी को बस यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ आप कोई भी काम करिए, जिसको भी करिए खुले दिल से करिए और खूब करिए। मतलब ये नहीं कि आधा किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा किया तो छोड़ दिया। जब जो करिए तो वो करिए, है ना? अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने को एन्जॉय करिए, लिख रहे हैं तो लिखने को एन्जॉय करिए,
पिक्चर देख रहे हैं तो उसको एंजॉय करिए, मतलब उस समय अपने आप को पूरा वहीं केंद्रित करिए। तो इस तरह से आप करिए और अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए और आप भी शब्द शब्द दर्पण का हिस्सा बनिए और हमेशा शब्द शब्द दर्पण के कार्यक्रम को ऐसे ही देखते रहें, सराहते रहें। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी और एक अंतिम रचना जो आपने कही है वो आप सभी की पसंद की मैं एक गज़ल सुना देती हूँ, जो मुझे भी बेहद पसंद है। मैं वो आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। तमाशा खुद सरे बाजार मत बन, तमाशा खुद सरे बाजार मत बन, तमाशा खुद सरे बाजार मत बन, मोहब्बत कर मगर बीमार मत बन, मोहब्बत कर मगर बीमार मत बन, संजोले शाम की रंगीनियों को, संजोले शाम की रंगीनियों को, संजोले शाम की रंगीनियों को, सवेरे का दुखी अखबार मत बन, सवेरे का दुखी अखबार मत बन, अगर रहबर नहीं बन सकता है तो, अगर रहबर नहीं बन सकता है तो, किसी की राह में दीवार मत बन, किसी की राह में दीवार मत बन, तुझे हक है यकीनन मेरे दिल पर, तुझे हक है यकीनन मेरे दिल पर, हुकूमत कर मगर सरकार मत बन, हुकूमत कर मगर सरकार मत बन। तो ये एक गज़ल आप लोगों के बहुत पसंद आती है और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो इसकी फ़रमाइश भी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये गज़ल मैं आपको यहाँ सुना दूँ। बहुत अच्छी गज़ल, बहुत अच्छी गज़ल। किसी की राह में दीवार मत बन, किसी की राह में दीवार मत बन। बहुत बड़ा शेर, क्योंकि ये ऐसा संदेश बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर प्रेम में कोई अगर प्रेमी इसमें हो, आपने रचनाकार जो लिखी प्रस्तुत की, उस वक़्त शायद यही भाव होता है कि हमें दीवार नहीं बनना और हमें समर्पण करना है। अपने नकारात्मक वाक्य को समर्पण के लिए इस तरह से लिखा, बहुत बड़ी बात लिखी। तो धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी जो दर्शक, श्रोता, हमारे जो मित्र हैं, साहित्यकार मित्र, उनका मैं एक बार आभार प्रदर्शन कर दूँ। हमारे साथ हैं अजय कुमार अजय जी, अलका गुप्ता जी, आशीष जी और विनोद शंकर शुक्ला जी। विनोद शंकर शुक्ला जी पहली बार मेरे कार्यक्रम में, संभवतः आपके भी क्षेत्र से हमारे मेरे कार्यक्रम पहली बार आए। लखनऊ के हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं और इन्होंने बहुत सारे खंड काव्य और बहुत कुछ लिखा है, मतलब इनसे तो सीखने वाला है, मैं आपको बताऊं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सर आपका। हमारे एक मित्र अभिदा, जो कि विधानसभा सचिव रह चुके हैं, वो हैं, और डॉक्टर दीप्तिदीप राजेंद्र सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं, इंजीनियर हैं, आभा गुप्ता जी, अरविंद जादौन जी हमारे भतीजे हैं वैसे ये, और रुपेश ठाकुर जी, गुलजार सिंह यादव जी, प्रदीप चौहान जी अलीगढ़ से अच्छे शायर हैं, इस्लाम अली जी, छोटू सिंह प्रजापति सऊदी अरब से हैं ये, अरुणा राणा जी हमारी अर्धांगिनी हैं, दुष्यंत सिंह जी, और आपके इसके अलावा मानव सिंह राणा जी, विजय प्रताप शाही जी, और सबसे अधिक समय तक रहने वाले
विपिन शर्मा जी और राजबाला राज कवित्री जो कि आपसे मिल भी चुकी हैं, कार्यक्रम में आई थी वो। सभी लोगों का जी। बहुत-बहुत आभार। प्रियदर्शनी जी जो कि हमारा पैरा हिंदुस्तान समूह की ये अध्यक्षा हैं। तो सभी लोग हैं, सभी का आभार और आपका विशेष आभार आप हमारे कार्यक्रम में आईं और इतना समय दिया। और मेरा कार्यक्रम ये अंतिम नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूँगा आपसे कि जब भी मैं याद करूँ, यदि आप आ सकें तो बहुत मेहरबानी होगी और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा कि दोबारा जब समय आपको मिलेगा, आपसे हम सहमति लेके पुनः आपसे कार्यक्रम करेंगे और उसमें आपके जीवन परिचय की बात नहीं करेंगे, जिनकी कुछ घटनाओं की बात करेंगे और आपकी रचनाएँ सुनेंगे उसपे। जब आपकी सहमति मिल बिल्कुल, जाएगी एक बार फिर आपसे मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी हमारे दर्शकों ने इतना अपना समय दिया और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि शब्द शब्द दर्पण मंच पर मुझे इतना आपने मान-सम्मान दिया, मुझे बुलाया और आप जब भी मुझे आदेशित करेंगे, मैं ज़रूर उपस्थित हो जाऊँगी। इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और मैं